नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रुद्रम मिसाइल को लेके। रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स की बात करें तो सबसे पहले जब डीआरडीओ की तरफ से इसकी पहली वेरिएंट को डेवलप किया गया था तो इसको एक एंटी रेडिएशन मिसाइल कहा जा रहा था, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक था। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे इसकी अलग अलग वेरिएंट्स को डेवलप करना शुरू किया गया था और अभी रुद्रम 2 और रुद्रम 3 जैसे मिसाइल को भी डेवलप किया जा रहा है। और ये सभी मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के जो भी फ्यूचर फाइटर जेट होने वाले हैं उन सभी के स्टैंडर्ड वेपन पैकेज के अंदर शामिल होने वाले हैं। रुद्रम 3 की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले 2017 में अप्रूवल दिया गया था और ये अपने सीरीज का सबसे एडवांस मिसाइल होने वाला था, जिसकी रेंज 550 किलोमीटर तक होने वाली थी। और इसे एक हाइपरसोनिक एयर लॉन्च्ड क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल कहा जा रहा था, क्योंकि ये अपने टर्मिनल फेज में हाइपरसोनिक स्पीड को हासिल कर सकता है। 2017 में जब इस प्रोग्राम को अप्रूवल दिया गया था तो इसके लिए लगभग 485 करोड़ के आसपास सैंक्शन किया गया था और इसके अंदर रुद्रम 2 और रुद्रम 2A को भी डेवलप करने की बात की गई थी, जिनकी रेंज 250 और 350 किलोमीटर तक होने वाले थे। अभी डीआरडीओ की तरफ से इसकी ट्रायल को भी करने का प्लान किया गया है और 2022 में इसकी पहली ट्रायल को करने का प्लान किया गया है। अभी सबसे पहले इस मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स की Su-30 MKI फाइटर जेट से टेस्ट करने की तैयारी किया जा रहा है और अभी इसकी इंटीग्रेशन वर्क वगैरह किया जा रहा है। इसके बाद इसकी कैप्टिव ट्रायल को किया जाएगा और उसके बाद इसकी डेवलपमेंटल ट्रायल को शुरू किया जाएगा। और इसमें इस्तेमाल करने के लिए यानी कि इस टेस्ट के दौरान जो भी मिसाइल को फायर किया जाएगा तो उसके लिए डीआरडीओ की तरफ से पहले से रुद्रम 3 की 20 यूनिट का मैन्युफैक्चर किया जा चुका है। अगला अपडेट HAL की एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को लेके। आप सबको पता होगा अभी हमारी आर्मी से लेके नेवी तक सबको यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की काफ़ी ज़रूरत है और इसके लिए हम अभी फॉरेन हेलीकॉप्टर्स को खरीदने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और नेवी की बात करें तो नेवी में अभी लगभग 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है और इसके लिए एक टेंडर को काफ़ी पहले से ओपन करके रखा गया है। लेकिन इसी बीच HAL की तरफ से अपनी ध्रुव हेलीकॉप्टर की भी एक नेवल वेरिएंट को तैयार किया जा रहा था। अब ध्रुव हेलीकॉप्टर की बात करें तो इसको पहले से ही आर्मी और एयरफोर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन नेवी में इस्तेमाल करने के लिए इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे कि वॉरशिप्स की हैंगर में इनको स्टोर करके रखने के लिए इनकी ब्लेड्स को फोल्ड करना काफ़ी ज़रूरी है और इसकी टेल सेक्शन को भी फोल्ड करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि कम जगह के अंदर इसको रखा जा सके। अब ये एक मेजर प्रॉब्लम था जिस वजह से नेवल हेलीकॉप्टर की टेंडर में हम लोग एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को शामिल नहीं कर सकते थे, पर अभी HAL की तरफ से ध्रुव हेलीकॉप्टर को मॉडिफाई किया जा रहा है और इसकी रोटर ब्लेड के साथ साथ इसकी टेल बूम को भी फोल्ड करने की कोशिश किया जा रहा है। इसकी पहली डेमोन्स्ट्रेशन को HAL की तरफ से नवंबर 2020 में किया गया था और 2021 के एंड तक इसकी फ्लाइट ट्रायल को भी कंप्लीट करने की प्लान किया गया है। और अगर ऐसा हुआ तो ध्रुव हेलीकॉप्टर को आगे चल के नेवी में शामिल करने में हमको कोई खास परेशानी नहीं होने वाली है और नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टेंडर में हम फॉरेन हेलीकॉप्टर को खरीदने के बदले यहाँ पे सीधे तौर पर हमारी इंडिजिनस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला अपडेट चाइना की तरफ से, और अभी हम एक ऐसे चाइनीज फाइटर जेट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दुश्मन की ग्राउंड बेस्ड रडार्स और एवेक्स को भी जैम कर सकता है और इसे हाल ही में ही चाइना की तरफ से डेवलप किया गया है। एग्जैक्टली ये कोई कम्प्लीटली नई फाइटर जेट नहीं है, बल्कि ये चाइना की J-16 फाइटर जेट का एक मॉडिफाइड वेरिएंट है, जिसको चाइना की तरफ से अब स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के तौर पर कन्वर्ट किया गया है। J-16 रशियन ओरिजिन Su-30 की कॉपी जैसा दिखता है और इसको चाइना की तरफ से सबसे पहले 2004 के आसपास इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक मल्टीरोल क्लास का फाइटर था जिसको बोथ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन पिछले हफ्ते ही चाइना की तरफ से इसकी एक J-16D वेरिएंट को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि एक स्पेसिफिक वेरिएंट है और इसमें चाइना की तरफ से WS-10 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसकी एयरफ्रेम की बात करें तो इसमें प्रीवियस J-16 के मुकाबले ज़्यादा कंपोजिट मेटल का इस्तेमाल किया गया है और इसकी एक खास बात यह भी है
कि इसमें बाकी J-16 के अलावा डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग पॉड्स को इस्तेमाल किया जा रहा है और चाइना की तरफ से अभी इसको यूएस की F-18 ग्रोलर की तरह एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि दुश्मन की रडार्स को या फिर एवेक्स को भी जैम कर सकता है। अब चाइना की स्ट्रेटेजी की बात करें तो पिछले कुछ सालों से जब भी चाइना ताइवान की स्पेस में या फिर साउथ चाइना सी रीजन में मौजूद किसी भी देश की एयर स्पेस में घुसपैठ करता है तो उसमें लगभग 12 से 16 एयरक्राफ्ट होते हैं और कभी कभी ये 24 के आसपास होते हैं। तो इनमें से कम 2 से 4 जो होते हैं वो बड़े बॉम्बर या मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट होते हैं, 4 से 8 के आसपास मल्टीरोल या एयर सुपीरियरिटी फाइटर होते हैं और साथ में एवेक्स या टैंकर वगैरह मौजूद होता है। और पिछले कुछ सालों से जब भी वो किसी भी एयर स्पेस में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी ऐसा ही रहता है और मुझे लगता है कि ऐसा करके चाइना सिर्फ अपनी दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि वो कितनी जल्दी चाइनीज स्ट्राइक पैक को डिटेक्ट कर पाते हैं और कितनी जल्दी वहां पे रिस्पॉन्स कर पाते हैं। और अभी मेनली चाइना इन स्ट्राइक पैक के अंदर अपनी J-16D को भी शामिल करने वाला है, जो कि दुश्मन के रडार्स को यहाँ पे जैम करने वाला है और इस वजह से चाइना के जो फाइटर जेट होने वाले या फिर बॉम्बर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं वो आसानी से दुश्मन की स्पेस में घुसने के बाद अपने मिशन को करके वापस आ सकते हैं और दुश्मन को इस बात का अंदाजा नहीं लगेगा या फिर पता नहीं चलेगा या फिर वो जानकर भी इसको काउंटर नहीं कर पाएंगे और अगर कर भी पाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की वजह से वहां पर चाइना के जो फाइटर जेट होंगे उनको काफी टाइम मिल जाएगा जिसमें वो अपना मिशन को पूरा करके वापस चले जा सकते हैं और ये आगे चल के भारत के लिए भी एक खतरा बन सकता है और भारत के खिलाफ भी चाइना अपनी नई एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर सकता है। अगला अपडेट ऑकस पैक्ट को लेके, आप सब इसके बारे में अभी तक थोड़ा बहुत जान चुके होंगे कि इसके साइन होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को यूएस और यूके की तरफ से न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी दिया जाने वाला है और बदले में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यहाँ पे फ्रांस के साथ किए गए 12 शॉर्टफिन बैराकूडा क्लास की सबमरीन डील को कैंसिल कर दिया गया और इस बात से फ्रांस अभी काफी नाराज है। अब ये सब होने के बाद कई तरीके के सवाल किए जा रहे थे कि क्या भारत ऑकस पैक्ट में शामिल होगा या फिर क्या भारत को भी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन पर फोकस करना चाहिए या फिर क्या भारत को अभी इसी मौके का फायदा उठाकर फ्रांस से बैराकूडा क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी को हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। इनमें से जो सबसे पहला सवाल था वो ये था कि क्या भारत ऑकस पैक्ट में शामिल होगा, तो इसको यूएस की तरफ से क्लियरली रिजेक्ट किया जा चुका है कि ऑकस सिर्फ एक ट्रायलेटरल पार्टनरशिप होने वाला है, यानी कि इसमें आगे चल के किसी और देश को शामिल करने का कोई इरादा नहीं है। बाकी अभी यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन को ये सवाल किया गया था कि क्या भारत और फ्रांस अभी साथ मिलकर न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने वाले हैं या फिर क्या यूएस और यूके की तरफ से जो किया गया था इस बात से नाखुश होकर फ्रांस की तरफ से इंडिया को न्यूक्लियर सबमरीन दिया जा सकता है। तो इसी बात पर रिएक्ट करते हुए ब्लिंकन की तरफ से बताया गया कि भारत और फ्रांस के बीच बहुत ही अच्छे रिलेशन है और साथ ही यूनाइटेड स्टेट का भी भारत के साथ या फिर फ्रांस के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन है और फ्रांस और यूएस दोनों ही भारत को एक ताकतवर देश के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन फ्यूचर में भारत की सबमरीन डील को लेकर अभी कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं दिया गया, जिस वजह से यूनाइटेड स्टेट इस पर कमेंट करना नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी यूएस की तरफ से इतना क्लियर किया गया कि अगर ऐसा हुआ तो इससे फ्रांस के साथ या भारत के साथ यूएस का वर्तमान जो रिलेशन है उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगला अपडेट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेके, आप सब जानते हैं कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी अभी यूनाइटेड स्टेट के विजिट पर गए हुए हैं और उनकी इस विजिट के दौरान डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स को लेके काफी सारे डिस्कशन होने वाली है। आज इसको लेके एक फ्रेश रिपोर्ट सामने आया था जिसमें ये बताया गया कि आज जब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी और यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच एक ऑफिशियल मीटिंग को अरेंज किया गया था, तो यूएस की तरफ से सबसे पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप को लेकर डिस्कशन किया गया था और यूएस की तरफ से इसका समर्थन किया जा रहा है। इससे पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी यूएस की तरफ से भारत की परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन बीच में ये डाउट किया जा रहा था कि गवर्नमेंट बदलने के बाद मे बी यूनाइटेड स्टेट भारत की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अभी बाइडेन गवर्नमेंट की तरफ से भी इसका समर्थन किया जा रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी जी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच हुई मीटिंग के दौरान जो बाइडेन की तरफ से बार बार यही बात दोहराया गया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो भारत की परमानेंट मेंबरशिप को या फिर भारत की एनर्जी मेंबरशिप को भी सपोर्ट करने वाले हैं। अब आप सबको पता होगा कि एनर्जी और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा लगभग सभी इंटरनेशनल ग्रुप में भारत शामिल हो चुका है और इन दोनों में चाइना की तरफ से बार बार अपोज करने की वजह से ही भारत इसमें शामिल नहीं हो पा रहा है। लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि इस बार फिर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में
भारत को परमानेंट सीट दिलाने के लिए यूएस की तरफ से भारत का समर्थन किया जाने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।